नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नोटबुक क्लासेस में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं महिला एवं बालकों से संबंधित अपराध, जो कि राजस्थान पुलिस के सिलेबस में इस बार जोड़े गए हैं। हम इसके अंदर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपराध किसे कहते हैं, हम देखेंगे एनसीआरबी क्या है, हम देखेंगे ये जो आईपीसी है ये क्या है, हम देखने वाले हैं सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को। हम इन तथ्यों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि आवश्यकता क्या पड़ी है राजस्थान पुलिस के अंदर जो सिलेबस है उसके सिलेबस के अंदर ये महिला और बालकों से संबंधित अपराधों को जोड़ने के पीछे। देखो, इसके पीछे कारण है, और कारण क्या है तो मित्रों, कारण ये है यहाँ पर इसको जोड़ने का पीछे कि आप जैसा कि जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि जो अपराध होते हैं, जो अपराध कारित किए जाते हैं, जो अपराध होते हैं वो 17 से लेकर के लगभग 16-17 से लेकर के 30-35 साल के जो व्यक्ति होते हैं, इस अवस्था के बीच के लोगों के द्वारा मुख्य रूप से, सामान्यतः मैं बात कर रहा हूँ, हर बार नहीं कह रहा हूँ मैं ना, सामान्यतः हम ये देखते हैं जो प्रायकर जो अपराध होते हैं वो 16 से लेकर के 32 अपन ले सकते हैं, औसत मान लेते हैं 30-35 के, 32 की उम्र जो होती है वहाँ तक जो उम्र के व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा अपराधों को कारित किया जाता है। तो यहाँ पर जो राजस्थान पुलिस के अंदर जो बच्चे बैठने वाले हैं वो कौन बैठने वाले हैं, लगभग 18 से लेकर के जो 32-33 साल के व्यक्ति हैं वो बैठने वाले हैं, ठीक है। और इन्हीं जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, इन्हीं बच्चों के द्वारा कई बार अपराध कारित कर दिया जाता है। तो उन्हें पहले ही अवेयर करने के लिए कि भाई लोगों, यदि आपने कोई भी अपराध किया है, लड़कियों से संबंधित यदि कोई अपराध किया है तो आपको इस प्रकार की सजाएं मिलने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो सिलेबस के अंदर है इस पार्ट को जोड़ा गया है। तो सबसे पहले तो हमने इसकी आवश्यकता को जाना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये 15 से लेकर के जो 35 वर्ष की आयु के बीच का जो ये अंतराल है, इसी में अपराध हो रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा मनीषा, जो कि उत्तर प्रदेश की मूल निवासी थी, देश की बच्ची थी हमारे मनीषा, उसके साथ में कुकर्म करके उसकी जीभ को काट दिया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया और उसके बाद में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और बड़ी विडंबना की बात है, जो हिंदू संस्कृति है उसके अंदर कहा जाता है कि शव को रात्रि के समय में नहीं जलाया जाता। अगर रात्रि के समय जलाना है तो बहती यदि कोई नदी हो या सूर्य यदि हमें दिखाई दे रहा हो, रात में तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा, दिन में हमें सूर्य दिखाई देगा, और रात्रि के अंदर यदि आप दाह संस्कार कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या है कि नदी के किनारे आप कर सकते हो, क्योंकि वो नदी चलती रहती है, बहती चीज़ उसकी साक्षी रहती है, ये हमारा मानना है। लेकिन समस्त परंपराओं को तोड़ते हुए पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत ही शर्मनाक काम किया। उस बालिका का जो शव था उसे उसके परिजनों को ना दे करके उन्होंने स्वतः ही उसका दाह संस्कार कर दिया, जो कि एक विडंबना की बात है। तो उस चीज़ों को हम देखते हैं। एक मनीषा को अभी हाल ही में देखा, उनकी उम्र देखी गई तो 16 से लेकर के लगभग हमारे 30-35 के बीच में ही थी। आप प्रियंका के मामले को ले लें, प्रियंका जो है अभी अभी उसी का भी हुआ था हैदराबाद के अंदर। और निर्भया कांड को भी आपने देखा था, हालांकि निर्भया के दोषियों को तो फांसी दे दी गई है। प्रियंका के जो आरोपी थे, जो दोषी थे प्रियंका के, उसको जो उन्होंने भागने का प्रयास किया था तो उनका एनकाउंटर कर दिया गया। अब देखना यह है कि मनीषा के साथ जो कुकर्म हुआ था उसके आरोपियों को, उसके दोषियों को क्या सजा मिलती है। लेकिन इन सजाओं से ऊपर उठ करके हमें ये देखना होगा कि इन समाज के अपवादों को कैसे समाप्त किया जाए। ये समाज के अपवाद आप में से, हम में से ही है। हमें सबसे पहले हमारी सोच को सुधारना होगा और उसके बाद में हमें आगे चलना होगा। तो आइए इन बातों से परे हट करके हम आते हैं सबसे पहले हमारे टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है महिला एवं बालकों से संबंधित अपराध। सबसे पहले यहाँ पर जो पहला वर्ड आया है वो क्या आया है, अपराध। ये अपराध क्या होता है, अपराध क्या है। अपराध एक ऐसा कृत्य या कृत्य का लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अपराध कहते हैं। अपराध क्या है, सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया कोई भी कार्य या कृत्य का लोप होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, अपराध कहने वाले हैं, ठीक है। साधारण भाषा में यदि हम बात करें तो अपराध नियमों का उल्लंघन करना ही क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। यदि आप किसी संस्थान में पढ़ते हैं, उसके नियम बनाए गए हैं,
उसके कुछ एक नियम बनाए गए हैं, और यदि आप उन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो ये भी एक प्रकार का अपराध है। ये बात आपने ध्यान में रखनी होगी, रख लेंगे। तो अगली बात हम करते हैं, अपराध क्या है? नियम, एक नियमों का उल्लंघन करना ही क्या कहलाएगा? अपराध। और इसकी लैंग्वेज अपन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? अपराध एक ऐसा कृत्य या कृत्य का लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? अपराध कहने वाले। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद में आती है हमारे एनसीआरबी। अपराधों पर निगरानी रखने का काम किसके द्वारा किया जाता है? एनसीआरबी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एनसीआरबी के द्वारा क्या काम किया जाता है? अपराधों पर निगरानी रखने का काम किया जाता है। यह अपराधों पर निगरानी रखती है कि किस किस श्रेणी के, किस किस राज्य के अंदर कितने कितने अपराध हुए हैं। ठीक है, ये निगरानी रखने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? एनसीआरबी के द्वारा किया जाएगा। एनसीआरबी के बारे में थोड़ी सी और विशेषताएं हम देख लेते हैं। एनसीआरबी की फुल फॉर्म क्या रहेगी? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इसकी क्या रहेगी? फुल फॉर्म रहेगी। इसकी स्थापना की यदि बात की जाए, किसकी बात कर रहे हैं? स्थापना की बात कर रहे हैं। तो एनसीआरबी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी हमारे 11 मार्च 1986 को। एनसीआरबी की स्थापना कब होती है? 11 मार्च 1986 को एनसीआरबी की स्थापना होती है। सबसे पहली बात हमें यहीं से ध्यान रखनी है कि स्थापना कब हुई, तो 11 मार्च 1986 को स्थापना हुई थी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर या इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जस्ट आगे की हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। अच्छा, एक बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये जो एनसीआरबी है वह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कौन? एनसीआरबी। ठीक है। अच्छा, यहीं से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और वो क्वेश्चन है, आपको बताना है कि वर्तमान में केंद्र में गृह मंत्री कौन है और वर्तमान में राजस्थान राज्य के गृह मंत्री कौन है। इन दोनों के ही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। अच्छा, राजस्थान पुलिस भी, जो पुलिस है वो भी किसके? गृह मंत्रालय के अधीन ही कार्य करती है। ये भी बात आप ध्यान रखें। जस्ट आगे आप आए तो आगे हम देखते हैं कि एनसीआरबी ने हाल ही में वर्ष 2019 में, कब? 2019 में रिपोर्ट जारी की थी, वर्ष 2018 की। और इस रिपोर्ट का, एनसीआरबी एक रिपोर्ट जारी करती है, उस रिपोर्ट का नाम क्या होता है? उस रिपोर्ट का नाम होता है भारत में अपराध। इस रिपोर्ट का नाम क्या होगा? भारत में अपराध इस रिपोर्ट का नाम होता है। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। एनसीआरबी एक रिपोर्ट जारी करती है और उस रिपोर्ट का नाम क्या होता है? तो भारत में अपराध। और इस भारत में अपराध 2019 के अंदर 2018 की जो आपराधिक रिपोर्ट जारी की गई थी एनसीआरबी के द्वारा, उसके अंदर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामले सामने आए थे। किसमें? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामले किसमें आए थे? उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सामने आए थे। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। एक चीज और, एनसीआरबी के वर्तमान निदेशक कौन है? वर्तमान निदेशक कौन है? तो वर्तमान निदेशक है हमारे रामफल पंवार। कौन है? रामफल पंवार एनसीआरबी के वर्तमान महानिदेशक है। ठीक है, सॉरी निदेशक है, महानिदेशक नहीं है, निदेशक है। ये बात ध्यान रखें, निदेशक कौन है? रामफल पंवार है। तो ये इतनी बातें हमें एनसीआरबी से ध्यान में रखनी है। एनसीआरबी से हमें क्या ध्यान रखनी है? स्थापना कब हुई थी? 11 मार्च 1986 को ही। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली के अंदर है। ये किसके अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एनसीआरबी प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट जारी करती है जिसका नाम क्या है? भारत में अपराध है। और 2019 में 2018 की रिपोर्ट जारी हुई थी और उसके अंदर महिला और बच्चों से संबंधित सर्वाधिक अपराध किसमें पाए गए? उत्तर प्रदेश में पाए गए थे। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं इसके वर्तमान निदेशक कौन है? तो रामफल पंवार है। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर फ्रेंड्स? जस्ट आगे आए, अब बात करते हैं हम आईपीसी की। अब बात किसकी करेंगे हम यहाँ पर? अब हम बात करने वाले हैं आईपीसी की। ये इतनी बातें आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। और ये एनसीआरबी हमने कर लिया। अब हम बात किसकी करेंगे? आईपीसी की। आईपीसी की अब हम बात करने वाले हैं। आईपीसी की सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इस आईपीसी की फुल फॉर्म है इंडियन पिनल कोड। क्या है? इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता।
देखो, भारतीय दंड संहिता जो है वो इसका निर्माण करने के लिए, आईपीसी का निर्माण करने के लिए 1834 में एक आयोग बनाया गया। कब? 1834 में एक आयोग बनाया गया था जिसका अध्यक्ष था लॉर्ड मेकाले। इसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले इस आयोग का अध्यक्ष था। ये बात आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पिनल कोड है। इसका 1834 के अंदर एक आयोग बनाया गया था और इस आयोग का गठन क्यों किया गया था? क्योंकि ये हमारे आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड का निर्माण कर सके। ठीक है। अच्छा, इस आयोग का गठन किस एक्ट के तहत किया गया? किसके तहत किया गया था? तो चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। किसके तहत? चार्टर एक्ट के तहत इस आयोग का गठन किया गया था। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत किसका गठन किया गया था? इस लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता वाले आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था भारतीय प्रथम विधि कानून आयोग। ठीक है। वर्तमान समय में जो हम बात करें विधि आयोगों की, तो अभी तक 21 विधि आयोगों का गठन किया जा चुका है। 21 विधि आयोग बनाए जा चुके हैं और 22 विधि आयोग को मंजूरी मिल चुकी है। ये भी बात आपने ध्यान रखनी है कि 22 विधि आयोग को मंजूरी मिल चुकी है और फरवरी के अंदर ये 22 विधि आयोग को मंजूरी मिली थी। इसी के बाद हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि वर्तमान में भी जो ये 1833 की जो आईपीसी थी, 1834 की जो लॉर्ड मेकाले द्वारा जो बनाई गई आईपीसी थी, वर्तमान में भी उसी के संशोधित रूप को प्रयोग में लिया जा रहा है। ठीक है। और ये आईपीसी जो है इसका जो निर्माण, अगर हम बात करें निर्माण की, अगर हम बात करें ये बना कब था, ये लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ था हमारे 6 अक्टूबर को। कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1860 को। लागू कब होगा? आईपीसी लागू कब हुई थी? तो 6 अक्टूबर 1860 को ये लागू होता है। और ये प्रभावी कब से हुई? तो प्रभावी हुई थी हमारे 1 जनवरी 1862 को। 1 जनवरी 1862 को ये क्या होती है? प्रभावी होती है। देखो, लागू होने का मतलब क्या है और प्रभावी होने का मतलब क्या है? यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? लागू होने का मतलब है कि हाँ, ये जो आईपीसी बन चुकी है ये एकदम सटीक है और हम इसी के तहत अब आगे हम जो भी प्रक्रिया रहेगी, जो भी इसके अंदर जो दंड दिए गए हैं, जो भी अपराध को परिभाषित किया गया है, उसी के तहत अब हम सजा सुनाएंगे। ठीक है। ये बात तो इन्होंने खुद ने स्वीकार की थी, लेकिन जिस दिन से इसके तहत जो ये दंड वगैरह हैं, जो ये अपराध वगैरह है, ये लागू, मतलब जिस दिन से इनको ये जो दंड प्रक्रिया संहिता थी इसके तहत जिस दिन से हम बात करें, जिस दिन से सजा सुनानी स्टार्ट की गई उसको हमने क्या कहा? प्रभावी होना। तो ये प्रभावी कब से हुआ? 1 जनवरी 1862 से। प्रभावी और लागू होने में डिफरेंस है। जिस दिन से सजा सुनानी स्टार्ट की गई थी इसके तहत, आईपीसी के तहत, तब तो हमने क्या कहा कि ये प्रभावी हुआ है। और लागू होने का मतलब क्या हो गया कि इसी के तहत हम अब आगे ये जो सजाएं हैं सुनाएंगे। लेकिन सुनाई कब से गई? तो 1 जनवरी 1862 से। लेकिन ये यहाँ पर हमें बात ध्यान रखनी है कि 6 अक्टूबर 1960 को ये लागू हुई थी। और ये 1860 की जो संशोधित आईपीसी है, ये देखो प्रारूप तो किसने तैयार किया था? इस लॉर्ड मेकाले ने इसका प्रारूप तैयार किया था। और ये लागू कब हुई? तो लागू हुई थी 6 अक्टूबर 1860 को। और ये प्रभावी कब से है? तो 1 जनवरी 1862 से। ये इतनी बातें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब आईपीसी वर्णन किसका करती है, इसके बारे में भी बात करते हैं। आईपीसी है क्या? देखो, एक बात देखना आप, चलो ठीक है, पहले अपन इसको पूरा देख लेते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं, सीआरपीसी को देख लेते हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी देख लेते हैं। उसके बाद में 3-4 एक बातें रहेगी, उसको हम देखेंगे। आईपीसी क्या करेगी? आईपीसी आपके उल्लेख करती है किसका? अपराध का। अपराध कौन सा है? ठीक है। अपराध कौन सा है, अपराध की परिभाषा किसमें बताई गई है? आईपीसी के अंदर बताई गई है। और दंड, किस अपराध के लिए कौन सा दंड होगा, यह भी बात किसमें बताई गई है? आईपीसी के अंदर बताई गई है। वर्तमान आईपीसी के अंदर 23 भाग हैं। भागों की संख्या कितनी है? 23 हैं। और इसके अंदर वर्तमान में 511 धाराएं हैं। धाराओं की संख्या कितनी रहेगी? धाराएं कितनी हैं? 511 हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। किससे? आईपीसी से। देखिए, ये जो आगे बातें आपने आने वाली हैं उन्हीं के बारे में अपन यहाँ पर अभी बातें कर रहे हैं। ये जायज़ बातें नहीं हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, तो आप इनको नोट डाउन करते रहें। ठीक है। तो ये इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है
कि 511 इसके अंदर आईपीसी के अंदर धाराएं कितनी हैं, 511 हैं, और कुल भाग कितने हैं, तो 23 भाग हैं। अब आते हैं अपन सीआरपीसी के ऊपर कि ये सीआरपीसी क्या है। सीआरपीसी है दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता को हम क्या कहेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता को हम क्या कहने वाले हैं, सीआरपीसी। ठीक है, ये पारित कब हुई थी, तो 1973 के अंदर हुई थी ये पारित, और लागू कब हुई, तो 1 अप्रैल 1974 को ये लागू होगी सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता क्या है, किसी भी अपराध के होने से पहले या होने के बाद किसकी, मतलब किसकी कैसे, जैसे हम बात करें पुलिस की कार्रवाई, पुलिस अपनी कार्रवाई किस प्रकार करेगा या करेगी सॉरी, पुलिस स्त्रीलिंग है, ठीक है, पुलिस अपनी कार्रवाई किस प्रकार करेगी, कोर्ट है वो अपनी किस प्रकार कार्रवाई करने वाला है, तो इसके बारे में किसके अंदर उल्लेख किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर। जैसे कि हम बात करें, आप देखते हैं 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, किसी भी अपराध, बिना किसी अपराध के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की बातें किसके अंदर लिखी गई है, सीआरपीसी के अंदर। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना भी कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इन समस्त बातों का उल्लेख किसके अंदर किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किया गया है। अब आती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अच्छा, इसके अंदर हमने देख लिया सीआरपीसी के अंदर कि पारित कब हुआ, 1973 के अंदर, लागू कब होगा, 1 अप्रैल 1974 को। अब आ गई हमारे सामने क्या, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है, सबसे पहले इसकी प्रवर्तन की तिथि देखनी है, तो वो कितनी है, 1 सितंबर 1872। इसके प्रवर्तन तिथि कब है, तो 1 सितंबर 1872 की है। इसका प्रारूप किसने तैयार किया, तो सर जेम्स फिट्जराल्ड स्टीफेन ने इसका प्रारूप तैयार किया गया था, उनके द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया। और इसमें कुल भाग कितने हैं, तो कुल भागों की संख्या है 3, और धाराएं कितनी हैं, तो धाराएं हैं इसके अंदर 167 इसके अंदर धाराएं रहेगी। ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये सामान्यतः पुलिस और कोर्ट के द्वारा ये प्रयोग में लाई जाती है। लेकिन इन दोनों में से अगर हम बात करें तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो कोर्ट के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। अब देखिए, एक संविधान है, ये तो हमने इसके बारे में बात कर ली। अब इसको ऊपरा ऊपरी हम एक बात समझते हैं। अब एक नाम क्या आता है, संविधान। संविधान क्या है, संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक किताब होती है, उसको हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। आईपीसी क्या है, आईपीसी एक किताब है जिसके अंदर अपराध और अपराधों की श्रेणी का उल्लेख किया गया है, और अपराधों के लिए जो दंड है उसका प्रावधान किसके अंदर किया गया है, आईपीसी के अंदर किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता, अपराध या आरोपी के लिए जो पुलिस की कार्यवाही, पुलिस और कोर्ट की जो नियति रहेगी उसका उल्लेख किसमें किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर किया गया है। और ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसके अंदर किसका उल्लेख किया गया है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर उल्लेख किया गया है कि कोर्ट अपराध या आरोपी को दोषित साबित करते समय जो उसके सामने कि व्यक्ति आरोपी है या नहीं, आरोपी जो है वो दोषी है या नहीं है, इसके बारे में जो साक्ष्य, जो सबूत लाए जा रहे हैं, उनमें से कौन से सबूत मान्य हैं और कौन से नहीं हैं, इस प्रकार की किताब जिसके अंदर इसका उल्लेख किया गया है, उसको हमने क्या नाम दिया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बातें हमें ये ध्यान में रखनी है। अगला वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ये बताएं। इस वीडियो को मैं अन्य कहीं शेयर नहीं करूंगा, ये वीडियो मेरे ओनली व्हाट्सएप स्टेटस पे रहेगा। तो आप इस वीडियो को जितना रेस्पॉन्स दिलवाओगे उसी से मुझे पता चलेगा अगला वीडियो मुझे बनाना है या नहीं बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड गुड डे। थैंक यू।